नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द पोस्ट ग्रेजुएट गुरु पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनपीए के बारे में। ठीक है, एनपीए के टाइप्स एंड एनपीए कंट्रोल के क्या क्या मेजर्स हैं। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे और साथ ही में लास्ट क्लास में एक टॉपिक नहीं हो पाया था, उसको भी आज जल्दी से खत्म कर लेंगे, जो कि है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए जल्दी से, एंड ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस आता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है, तो फिर अभी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी कंट्रोल मेजर्स का ये लास्ट वीडियो में नहीं हो पाया था ये टॉपिक, तो अभी फटाक से इसको एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है लिक्विडिटी कंट्रोल के? सो दीज आर सम मेजर्स दैट आर अप्लाइड बाय आरबीआई इन इनडायरेक्ट मैनर। इस चीज को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना, इनडायरेक्ट वर्ड को। ठीक है, दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड, राइट। आरबीआई यहाँ पे डायरेक्टली खुद कुछ नहीं करता, बट प्रेशर डाल के कमर्शियल बैंक्स के ऊपर वो अपने पॉलिसीज के हिसाब से उनको चलने पे मजबूर करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ एक आरबीआई ने पॉलिसी बनाया क्रेडिट कंट्रोल करने का। ठीक है, मनी सप्लाई को कर्टेल करने का मार्केट में, बट कहीं ना कहीं देखा गया कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो आरबीआई पहले एक वार्निंग इशू करेगा, मान लो वर्बली बोलेगा कि भाई आप इस पॉलिसी के साथ नहीं चल रहे हैं, आपके जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं आप, वो हमारे पॉलिसीज के फेवर में नहीं है, तो आप इसको बंद कीजिए। अगर नहीं किया गया तो फिर आरबीआई क्या करेगा, फाइन्स एंड पेनल्टीज इशू करेगा उस बैंक के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जाता है, परसुएड किया जाता है, ताकि आरबीआई का पॉलिसी जो है विथहेल्ड किया जा सके। ठीक है, तो इसको आप फर्दर थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ liquidity control is marginal requirement. Now what is marginal requirement? Marginal requirement is simply the difference between the current value of a asset for which a loan has been provided and the actual amount of the loan that has been provided. ठीक है, तो put it in simple words, जितना आपका एसेट प्लेज किया गया है एक लोन के लिए, उस एसेट का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ द लोन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, मतलब मान लो अगर आपका लोन है 10 लाख का, ठीक है, तो एसेट जो होगा ना, या यूं समझ लो आपका एसेट अगर 10 लाख का है, तो उसके अगेंस्ट में ना आपको कभी भी एग्जैक्ट 10 लाख का लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं अमाउंट कम ही रहेगा, 8 लाख 7 लाख 9 लाख इस तरीके से होगा। अब ये चीज क्यों होता है ना, कि मान लो अगर डिफॉल्ट कर जाए सामने वाला लोन लेके, तो बैंक जो असेट बेच रहा है उसको कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। अल्टीमेटली जब लोन दे रहा है वो तो इसी ऑब्जेक्टिव से दे रहा है ना कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा बाद में जाके, एंड दैट विल मेक अप फॉर द अमाउंट एंड प्रोवाइड देम विद अ प्रॉफिट ऑल्सो। तो असेट जो होता है ना, उसको इतना आसान नहीं कि जाके असेट बेच दिया है ना रिकवर करने के लिए और एग्जैक्ट उतना ही पैसा मिल गया, नहीं होता, कभी भी नहीं होता ये चीज। मार्केट वैल्यू नाम का एक चीज होता है, जहां पे आप जो एसेट सेल कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट। ठीक है, तो कभी भी अगर 10 लाख का लोन दिया गया तो ऐसा नहीं कि बैंक जाएगा और 10 लाख का लोन ही रिकवर कर लेगा उसको एसेट को बेच के, नहीं होता। तो बीच में गैप होता है यूजुअली। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। और सेकेंड पार्ट है मॉरल सुएशन, राइट। सेकेंड पॉइंट इज मॉरल सुएशन, दैट इज सेंट्रल बैंक विल परसुएड द commercial banks to act in a certain way to better control the credit flow, right? So they will exert pressure, verbal dialogues will go on between commercial banks and the central bank, and they will try to influence and convince them to follow the requirements set by the RBI, right? And rationing of credit, third point, rationing of credit, when banks are limited by RBI in supply of credit to कंज्यूमर्स। ठीक है, अब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या हो रहा है, सिंपली आरबीआई बोल रही है कि भाई इतना ही लोन देना है, इससे ज्यादा मत दो, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज आरबीआई विल सेट अ लिमिट फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड लोन, राइट। लास्ट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन इज नथिंग मोर देन
when RBI has set out some guidelines for the commercial banks and when they are not adhering to those guidelines, RBI may issue penalties on those banks, right? So that is direct action. RBI may take direct action on banks by punishing them with fines in case of non-cooperation with RBI. Alright, I hope you have understood this and we'll move on to the next topic now. बहुत हेवी वेट टॉपिक है, एकदम फोकस करो. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ठीक है. अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है वो चीज समझो. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वो चीज है ना कि बैंक ने मानो लोन दिया किसी को, ठीक. लोन सामने वाले ने ले लिया, ना प्रिंसिपल रिपे कर पा रहा है ना ही इंटरेस्ट रिपे कर पा रहा है, और ये चीज 3 months या फिर 90 days से ऊपर हो चुका है, ठीक है. 90 days और 90 days से ऊपर हो चुका है रफली. देन that loan and advances provided by the bank will be treated as a non-performing asset by the bank, ठीक है. तो ये चीज ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत डेंजर होता है, एक बैंक के लिए बहुत खतरनाक होता है. क्यों? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, अगर मान लो एक कोई लोन एंड एडवांस एनपीए हो गया, तो बैंक का जो इनफ्लो ऑफ फंड है ना, कैश फ्लो में जो इनफ्लो है वो हैम्पर होता है, वो रुकता है, उसमें रुकावट आता है. तो ये रुकावट बुरा क्यों है? रुकावट बुरा इसलिए होता है ना कि एक तरफ से तो जो कस्टमर्स है वो लोग विड्रॉवल्स कर रहे हैं, पैसा डिमांड डिपॉजिट विड्रॉ हो रहे हैं कस्टमर्स के, ठीक है. तो बैंक का आउटफ्लो तो चल रहा है, बैंक को जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो कैश इनफ्लो है वो बंद पड़ा हुआ है एनपीए के वजह से, समझ रहे हो. तो इट बिकम्स अ सिवियर बर्डन ऑन द बैंक्स फाइनेंशियल सिस्टम ओवरऑल, राइट. सो एनपीए को होता है ना, क्या होता है, बैंक का हमेशा एक स्ट्रेस रहता है कि एनपीए को रिकवर करना है किसी तरीके से, और इसी वजह से एनपीए के रिस्क के वजह से ही बैंक्स जो होते हैं ना वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं ऑन एक्सचेंज ऑफ कोलेटरल, ठीक है. मान लो एक्स अमाउंट का लोन था, बट उसके अगेंस्ट में क्या होगा, जो लोन ले रहा है उसको बोला जाएगा आप अपना कोई एसेट प्लेज करवाइए इस लोन ऑफ अमाउंट, इस अमाउंट ऑफ लोन के अगेंस्ट में, ठीक है. तो बाद में क्या होता है, मान लो अगर एनपीए हो गया तो बैंक पहला चीज तो कोशिश करेगा रिकवर करने का. मान लो अगर नहीं रिकवर कर पाया, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, बोल दिया, हाथ खड़े कर दिया उसने, हम मेरे से नहीं हो पाएगा भैया, तो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक जो असेट उसने प्लेज करवाया था ना उसको डिस्पोज करने की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक. बैंक कोशिश करेगा उस असेट को सेल ऑफ करके जितना रिकवर किया जा सकता है कर लिया जाए. अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो बैंक्स क्या करते हैं ना, बैंक्स उस जो लोन जो असेट था वो क्या करते हैं, एट अ डिस्काउंट कलेक्शन एजेंसीज को दे देते हैं, और उसके बदले में एक सर्टन लमसम अमाउंट बैंक लेता है, ठीक है. बट इट इज हेवीली डिस्काउंटेड वैल्यू, बहुत एक लाइक कम अमाउंट मिलता है, बट स्टिल यू नो दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है. तो इसी को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, इट रेफर्स टू अ क्लासिफिकेशन ऑफ लोन एंड एडवांसेस दैट आर इन अरियर्स. इसको थोड़ा ध्यान रखना, जो अभी तक पे नहीं हुआ है, अरियर्स में चल रहा है, ठीक है. व्हेन आइदर प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज लेफ्ट अनपेड और डिले इन पेमेंट फॉर मोर देन 90 days और 3 months. ये इसको याद रखना, ये टाइम फ्रेम 90 days और 3 months का जो ये है, ये टाइम फ्रेम याद रखना. ये 9 to 3 months का जो गैप अगर हो गया ना रीपेमेंट में, अरियर्स हो गए अगर 90 days और 3 months, तो इसको फिर एनपीए का कैटेगरी में डाल दिया जाता है एक लोन एसेट को, ठीक है. और ये स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है 90 days या फिर 3 months को. और ये चीज वेरी करता है क्या, लोन का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, एग्रीमेंट है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड होगा, ठीक. हर लोन का एक इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, टाइम फ्रेम बोल सकते हो, टाइम फ्रेम रहता है, बट 90 days और 3 months इज द स्टैंडर्ड, राइट. एंड मे वेरी एज द टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल लोन. द लेंडर विल रजिस्टर द लोन एडवांसेस इन द बैलेंस शीट एंड ट्राई टू रिकवर द लोन बाय सेलिंग द असेट्स प्लेज्ड अगेंस्ट द लोन. इफ recovery is not possible, they will write off the asset or sell it to a collection agency at a discount. I hope you have understood the basic concept behind NPA, and now I am going to move forward and discuss the types of NPA. आइए फटाफट से टाइप्स ऑफ एनपीए देख लेते हैं, ठीक है.
तो टाइप्स ऑफ एनपीए में बेसिकली थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एनपीए होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल। कितने होते हैं? 3 टाइप के होता है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल। तो अब क्या होता है सब स्टैंडर्ड, लॉस एसेट्स क्या होता है, डाउटफुल क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एनपीए। स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है ना, कि अगर मान लो आपका जो लोन्स एंड एडवांसेस, अपने जो एसेट्स हैं, वो अगर 90 डेज या 3 मंथ्स तक का अरियर्स में है, तब उसको स्टैंडर्ड एनपीए बोलेंगे, ठीक है। और उसका प्रोविजनिंग किया जाता है। प्रोविजनिंग कितना होगा? 0.25% ऑफ स्टैंडर्ड एडवांसेस, ठीक है। ये आपका प्रोविजनिंग होगा स्टैंडर्ड एनपीए के लिए, 0.25% ऑफ द स्टैंडर्ड एडवांसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा याद करने वाला ही चीज है, ठीक है। और स्पेशली ये परसेंटेजेस याद करो, क्वेश्चन में दे देता है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह कई बार, या फिर पूरा ही हो सकता है पूछ लेगी, वो तीनों टाइप्स एक्सप्लेन करने को बोले, तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड एनपीए हो गया। सब स्टैंडर्ड एनपीए। सब स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है? व्हेन द अरियर्स आर एक्सीडिंग 3 मंथ्स बट आर लेस देन 12 मंथ्स। मतलब 3 महीने से लेके 12 महीने के बीच में जो आपके लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स हैं, जो अरियर्स में है, ठीक है, उनको आप सब स्टैंडर्ड एनपीए बोलोगे। और प्रोविजनिंग किया जाएगा। प्रोविजनिंग कितना होगा? प्रोविजनिंग होगा 10% ऑफ ऑल स्टैंडर्ड एडवांसेस, ठीक है। फिर से ध्यान रखना, 10% फॉर ऑल स्टैंडर्ड एडवांसेस प्रोविजनिंग। और टाइम फ्रेम क्या होगा? 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का जो अरियर्स है, उसको हम सब स्टैंडर्ड एनपीए बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये 2 चीज समझ गए हैं आप। मैं डाउटफुल और लॉस एसेट्स में बढ़ जा रहा हूं, ठीक है। डाउटफुल और लॉस एसेट्स क्या होता है कि जब आपका एनपीए, पहले तो डाउटफुल समझ लो। डाउटफुल तब होता है जब 12 महीने से 3 साल के बीच में हो, ठीक है, तब उसको बोलते हैं डाउटफुल एनपीए, ठीक है। फिर से एक बार देखो, डाउटफुल एनपीए कब होता है? जब आपका लोन्स एंड एडवांसेस का असेट्स 1 ईयर से लेके 3 ईयर के बीच में अरियर्स हो, ठीक है। 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स के बीच में अरियर्स है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स के बीच में जब अरियर्स है, तब डाउटफुल असेट्स होगा, ठीक है। उसका प्रोविजनिंग कैसे करेंगे? अगर 1 साल तक का 0 to 1 ईयर का आपका एनपीए चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका 100% ऑफ द अनसिक्योर्ड एडवांसेस को प्रोविजनिंग करना होगा और 20% ऑफ सिक्योर्ड एडवांसेस प्रोविजन होगा, ठीक। और अगर 1 to 3 ईयर्स है, ठीक है, बिटवीन 1 to 3 ईयर्स, ठीक, तो 100% ऑफ द अनसिक्योर्ड परसेंटेज को आप 100% ऑफ अनसिक्योर्ड एडवांसेस आपको प्रोविजनिंग करना होगा और 30% ऑफ सिक्योर्ड एडवांसेस आपको प्रोविजनिंग करना होगा, ठीक है। ये 1 to 3 ईयर्स के बीच का है टाइम फ्रेम। और अगर 3 ईयर से ऊपर चल जाए, तब आपका लॉस एसेट्स हो जाता है, ठीक है। और लॉस एसेट्स के केस में पूरा ही 100% सिक्योर अनसिक्योर्ड दोनों का ही 100% प्रोविजनिंग करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे और याद रख पाएंगे आप लोग, क्योंकि ये जो अमाउंट्स, फिगर्स एंड परसेंटेजेस है, ये एग्जाम में देता है। आप एकदम लेटेस्ट फिगर्स को भी अपडेट रखिएगा। हो सकता है जब तक आप एग्जाम में बैठे, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है। कुछ नए परसेंटेजेस इशू, मतलब गाइडलाइंस इशू करे आरबीआई, जिसके थ्रू ये चीजें चेंज हो, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ एनपीए कंट्रोल के कुछ मेजर्स जो रेकमेंड किए गए हैं, ठीक है, उसको जस्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से छोटा मोटा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और ये चीजें आपको, ये सब नाम जो है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, दे सकता है क्वेश्चन में। तो इसमें मेरे तरफ से एफर्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको याद करना है, ठीक है। तो आपके तरफ से एफर्ट ज्यादा लगेगा, मैं जहां तक हो सकता है उस प्रोसेस को स्पीड अप करने में आपका हेल्प करता हूं, ठीक है। तो मेजर्स टू कंट्रोल एनपीए, सबसे पहला क्या है? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये एक ट्राइब्यूनल सेट किया गया जहां पे डेट रिकवरी से रिलेटेड जितने भी समस्या है, ठीक है, ग्रीवेंसेस हैं, ये सब हियरिंग एंड सॉर्ट आउट करना, ये चीजें होते हैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, जिसको 1993 में सेटअप किया गया था। ये डेट थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, 1993 में सेटअप हुआ था। फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है? दिस इज अ ब्यूरो विच इज मेनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग क्रेडिट स्कोर्स, राइट, है ना। आपने ये वर्ड सुना होगा क्रेडिट स्कोर, कि ये कितना क्रेडिबिलिटी है किसी का लोन लेके उसको रिपे करने का। ये ब्यूरो उस चीज को जज करता है और उसके बेसिस पे एक पॉइंट या स्कोर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। दिस वाज सेटअप इन 2000।
and this also provides information on the people taking the loan, on how credible they are in returning those loans. ठीक है. फिर then Lok Adalat was set up during 2001. Then SARFAESI Act came into force in 2002. ये नेम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये नेम काफी इंपॉर्टेंट है, SARFAESI Act, ठीक. एंड देन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, असेट रिस्ट्रक्चरिंग करके उसको फिर है ना सेल करना, उसे मनी रिकवर करना है. कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड 5:25 रूल ऑफ 2014 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016. ठीक है. आई होप आपको ये नाम सारे याद रहेंगे, और याद रखना प्लीज, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है. ठीक है. तो उम्मीद करता हूं आप को समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक. एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है. अगले क्लास में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया, और आपको ये चीज हेल्पफुल भी लगा. और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, बट तब तक के लिए सब लोग स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत.